क्या आया था करो रियल फॉर्मूला क्या आया था G effective is equals to G upon 1 plus H by RE का and approximated formula क्या आया था G effective is equals to G 1 minus 2H by ये फॉर्मूला कब लगाते हैं 10 किलोमीटर तक क्या G को कांस्टेंट ले लेते हैं पर क्या रियलिटी में G कांस्टेंट होता है बात एकदम क्लियर है फॉर्मूले कब लगाने पता है इसमें पता है तुमको एचसीएल में 50,000 भर के सवाल मिलेंगे मॉड्यूल में किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं मैं तुम्हें बताता हूं कैलकुलेट द हाइट क्वेश्चन सुनना और मुझे बस ये बताना कि फर्स्ट फॉर्मूला लगाओगे या सेकंड कैलकुलेट द हाइट calculate the height at which G effective becomes half of G. कौन सा सेकंड फिफ्थ calculate the height where G effective becomes half of G. पहला वाला फॉर्मूला कल भी मैंने बोला था 5% का चेंज होता है तब हम सेकंड फॉर्मूले में जाते हैं यहाँ 50% का चेंज है भर भर के सवाल आते हैं ऐसे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल कैलकुलेट G where G effective becomes 25% of G कौन सा फॉर्मूला जाएगा बात समझ आ रही है पक्का ये जजमेंट आपका है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है मैंने आपको पिक्चर क्लियरिटी एकदम दे दी है फिर भी वर्स्ट केस में कभी तुम्हारे दिल में डाउट आ जाए कि हम कौन सा यूज करें तो कौन सा यूज करोगे रियल फॉर्मूला अगर कभी डाउट आ जाए समझ नहीं आ रहा कौन से तो भाई रियल तो हमेशा सही है अरे रियल तो हमेशा सही है कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी बट रियल तो सही है बात समझ आई नेक्स्ट हेडिंग डालो हेडिंग क्या डालो पहले मुझे बताओ अगर मैं तुम्हें पृथ्वी के अंदर ले जाऊं ये तो हमने बात कर ली कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैल्यू ऑफ जी कम होती है ना अगर मैं तुम्हें धरती के अंदर ले जाऊं तो जी कांस्टेंट रहेगा या चेंज हो जाएगा पहले तो इस पे आओ बोलो जैसे जैसे मैं तुम्हें धरती के अंदर ले जाऊं जी कांस्टेंट रहेगा चेंज हो जाएगा पहले कभी 9th 10th में इसके बारे में बात नहीं करी आप लोग सर लोगों ने बताया था ना जैसे ने बताया था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है जी कम हो जाता है जैसे जैसे ऊपर जाओगे जी कम हो जाएगा तो ये नहीं होता जैसे जैसे अंदर जाएंगे क्या होगा इतना दिमाग अपना चलता ही नहीं कैसी बातें कर रहे हो सर है ना इतना कौन सोचता है भाई जो बता देते हैं वो अपन समझ लेते हैं अगर मैं धरती खोद के अंदर चला जाऊँ क्या होगा अभी 6400 किलोमीटर की तो रेडियस है मैं तो कह रहा हूँ 50 किलोमीटर भी अंदर चला जाऊं क्या होगा जी बढ़ेगा कम होगा बोलो 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 चलो आओ देखते हैं परेशानी वाली बात नहीं है देखते हैं देखो मैं करता हूं प्रूफ ध्यान से देखो variation of G with depth बड़े G की वैल्यू क्या होती है 6.67 बहुत बढ़िया ध्यान से सपोज ये अपने अर्थ है ठीक है एंड लेटर से मैं इससे h हाइट अंदर आ गया बात समझ आई मैं कहां पे आ गया h हाइट अंदर
मतलब अब जहां मैं खड़ा हूं दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर ई माइनस एच। बोलो कोई तकलीफ? अरे पक्का? अगर तुम लॉजिकली देखो ना तो पहले जो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा था अब वो यहां पे रखा है, यस और नो? यहां पे एक इमेजिनरी स्फीयर बनाता हूं मैं, कुछ ऐसा। सो फ्रैंकली स्पीकिंग अब मैं वो सवाल सॉल्व करूंगा जिसमें ऑब्जेक्ट इस स्फीयर के सरफेस पे रखा है। तो कुछ बात समझ में? सिंपल। इस स्फीयर का मास थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं m1, ठीक है? सो इवेंचुअली मैं बोलूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज g m1 मास m ऑफ द बॉडी अपॉन r e माइनस h का होल स्क्वायर। पहले तो ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अरे ठीक है, अब m1 निकालते हैं। लेट अस से अर्थ का मास है me, ठीक है? ध्यान से देखना, me मास है 4/3 पाई आर ई क्यूब में। बोलो यस और नो? 1 मीटर क्यूब में कितना मास है? me अपॉन 4/3 पाई आर ई क्यूब, यस और नो? सो इस वॉल्यूम में कितना मास है? क्या मल्टीप्लाई कर दो? तो टोटल मास जो m1 है हमारा दैट इज me अपॉन 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर ई माइनस एच का। बोलो कोई तकलीफ? ध्यान से देख, 4/3 पाई बच गया, ठीक है? ये m1 की वैल्यू उठा के यहां पर रख देता हूं। ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, मास से डिवाइड कर दूंगा इसको, फोर्स को, तो ये मास उड़ जाएगा। देख क्या बचा, g m1 की जगह ये me अपॉन आर ई क्यूब इंटू आर ई माइनस एच का होल क्यूब अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। सही है? कैलकुलेशन देखते चलना वरना आंसर नहीं आएगा। सब कुछ ठीक है? अरे ठीक है ना? सो देख, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर और आर ई माइनस एच का होल क्यूब में से एक बच गया। इवेंचुअली क्या बचा? g इज इक्वल्स टू g me आर ई माइनस एच अपॉन आर ई क्यूब। अंदर से आर ई कॉमन ले लो और बाहर ले आओ। सो देख क्या बचा, g इफेक्टिव इज इक्वल्स टू g me बाय आर ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस h बाय व्हाट इज दिस 9.8 g। अरे ये सब यही तो हमारा g था, तो हमारा फॉर्मूला क्या आया? g इफेक्टिव इज इक्वल्स टू g 1 माइनस h बाय, पहला सवाल, क्या ये फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटेड है या रियल है? क्या मैंने इसके पूरे प्रूफ में कोई अप्रोक्सीमेशन यूज किया है? रियल फॉर्मूला। हाइट में अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला आता है, डेप्थ में कोई अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट h की वैल्यू रखेंगे आंसर आएगा, इसलिए कोई अप्रोक्सीमेशन की यहां जरूरत। रियल फॉर्मूला। डेप्थ में एक ही फॉर्मूला है, हाइट में दो फॉर्मूले, एक अप्रोक्सीमेटेड एक रियल। क्या पिक्चर क्लियर है? दूसरी चीज, जैसे जैसे h बढ़ाओगे g इफेक्टिव बढ़ेगा, छोटा हो, कम होगा। अब तो फॉर्मूला सामने गलत बोल दिया, घुसा मार देना। जैसे जैसे h बढ़ाऊंगा g इफेक्टिव क्या होगा? जैसे जैसे h बढ़ाऊंगा g इफेक्टिव क्या होगा? अबे यार, रोहित सर ने कसम से 2
टूट पड़ेंगे, चमत्कार हो गया एकदम। अबे फॉर्मूला सामने, जैसे जैसे एच बढ़ाऊंगा जी इफेक्टिव क्या होगा, रख के देखो। एक बार हाइट रखो 100 किलोमीटर, एक बार रखो 500 किलोमीटर, करो करो। हाइट रख 100 किलोमीटर, हाइट रख 500 किलोमीटर, सॉल्व कर। आंसर चाहिए मुझे। एक बार एच रखो 100 किलोमीटर, एक बार एच रखो 500 किलोमीटर, सॉल्व करके आंसर बता। जी इफेक्टिव वैल्यू चाहिए मुझे, घूसा मारूंगा। आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर। रखा। हाइट बढ़ाओगे जी क्या होगा? अरे बेवकूफो, इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एच इक्वल टू आर ही रख दो। अबे एच इक्वल टू आर ही रख दो। जी क्या हो गया? आधे बच्चे सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं सर। अभी कुछ बात समझ में आ रही है? जब आप ऊपर जाते हो तब भी जी, जब ऊपर जाते हैं तब भी जी, नीचे जाते हैं तब भी जी। सरफेस पे कितना होता है? मुझे अब अपने आप से पूछ के बताओ, इस पृथ्वी के ऊपर या नीचे किसी भी हाइट पे जी पूछ ले, क्या अपन कैलकुलेट कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं। ये 3 मेजर फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। कुछ बात समझ में आई? दूसरी चीज, कब पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन में mgh लेना है और कब gm1m2/r लेना है, क्या पिक्चर क्लियर है? mgh कब लेते हैं? 10 किलोमीटर तक, 5, 6, 7 किलोमीटर बस बहुत हो गया। उसके ऊपर की अगर हाइट पे हम ऑब्जेक्ट को फेंक देंगे तो हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लेंगे? gm1m2/r। कुछ बात समझ में आई? अरे पक्का? ग्रेविटेशन तुमने 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था चैप्टर? सीबीएसई में तो 9th में, आईसीएसई में 9th में। तुम्हारा स्ट्रेट लाइन शुरू हो गया ना मैथ्स में? स्ट्रेट लाइन के बाद क्या चलेगा? सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। भाई साहब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जान लगा देना, एक भी सवाल छोड़ना मत, पूरा मॉड्यूल खत्म करना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बुक लाए हो गया।
मैं जो पढ़ाने वाला हूँ मुझे लग रहा था सिर्फ जेई में है तो फिजिक्स में अब ग्रेविटेशन के बाद मैं जो भी पढ़ाऊंगा ये पूरे साल वो सब एचएससी में 12th में 11th में नहीं। नीति यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है तो एनसीईआरटी बुक से एक बार गो थ्रू किया करूँगा। सर मैं क्या क्या करूँ? हो गया क्या? चल और कुछ कुछ बातें करते हैं। अर्थ सन के अराउंड घूम रही है पता है तुम्हें, और अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है ये भी पता है। सन के अराउंड घूमने का टाइम पीरियड कितना है? 365 कितना है? 365 और 115 365.25 डेज। अच्छा पता है? पता तो याद नहीं है। यार पता है पर याद नहीं है, जो है वो है। और अर्थ का अपने एक्सिस पे घूमने का टाइम पीरियड कितना है? 25 पता है। दिन में 1 घंटे हैं? अपने 25 घंटे? 24 पता है। 25 मत बोलो यार प्लीज। क्या चमत्कार है यार, समझो ना। अच्छा अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, सो रोटेशन की वजह से मतलब तुम्हें एक बात बताता हूँ, अभी तक हमने जितने भी जी भी निकाले उसमें हमने कौन सी फोर्स ली है? mg। mg को हम मास से डिवाइड कर देते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता था। अरे बोले यस और नो? सही बात है। पर अगर मैं यहां खड़ा हूं तो क्या मेरे ऊपर सिर्फ mg लग रहा है? क्या अर्थ मेरे ऊपर सिर्फ mg लगा रही है? एक फोर्स और लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल। अरे यार गोल गोल घूम रही है ना, तो अगर अर्थ गोल गोल घूम रही है तो मुझ पे आउटवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स भी तो लगेगी। सेंट्रीफ्यूगल सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं अपन, वो फोर्स हमने कंसीडर, इतना डिटेल में तुमने आज तक सोचा, अब सोचो। सो रियलिटी में अर्थ के गोल गोल घूमने की वजह से भी जी चेंज हो जाता है। सही में ठीक है? कैसे चेंज होता है देख। सो बेसिकली अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अर्थ रोटेशन। ठीक है? देख अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है ओमेगा से गोल गोल। ये ओमेगा पता है तुमको अर्थ का कितना है? 5/86400
दिमाग ऐसे चलना चाहिए। अरे ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, और टाइम पीरियड तो तुमने मुझे बताया 24 घंटे। अरे व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर पूरा चक्कर लगा रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 पाई, टाइम पीरियड तो तुमने बताया 24 घंटे, तो 24 × 3600, अब वो जो भी आएगा सेकंड्स में। कुछ बात समझ में? तो ये ओमेगा अपने को पता है, अपन इसको बोल देते हैं ओमेगा ऑफ अर्थ, टू बी मोर स्पेसिफिक, सो दैट वी नो दिस। क्या बोला? क्या खुजर खुजर की तुमने? तुझे पता था क्या? सपोज अपन खड़े हैं, ये मैंने बहुत बड़ा बना दिया अर्थ के कंपैरिजन में, समझ रहे हो ना बात? थोड़ा छोटा है। सेंटर ऑफ द अर्थ, सो ये जो एंगल है थीटा, ये तुमने ज्योग्राफी में अगर कभी पढ़ा हो, कोलैटिट्यूड एंगल कुछ, इस एंगल को कोलैटिट्यूड एंगल भी बोलते हैं, बट ठीक है ऐसा समझो थीटा एंगल पे पर्सन खड़ा, छोड़ो कोलैटिट्यूड एंगल, अपन थीटा एंगल पे खड़े हैं, बात समझ आई? ये डिस्टेंस क्या है? आर, लिख देता हूं, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, ठीक है। अब अर्थ गोल गोल घूम रही है, ध्यान से देखना, अर्थ गोल गोल घूम रही है, तो ये पर्सन क्या ऐसे गोल गोल घूम रहा है? अरे ऐसा, अरे ठीक है, ये इधर जाएगा और इधर आएगा, बोलो सही बात है? तो देख मैं इसका FBD बनाता हूं, और मैं नॉर्मल वगैरह मार्क नहीं करूंगा, मैं इस पे फोर्सेस मार्क करता हूं बिकॉज ऑफ अर्थ। तो एक तो इस पे फोर्स लगी ये mg, बोलिए सब, और एक इस पे फोर्स लगी आउटवर्ड्स m ओमेगा स्क्वायर r, अरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ना, mv स्क्वायर बाय r या m ओमेगा स्क्वायर r, पर ओमेगा स्क्वायर r में रेडियस ऑफ अर्थ नहीं आएगा, ये रेडियस आएगी, यस और ये रेडियस है कितनी? re sin थीटा। कुछ बात समझ रही? m ओमेगा स्क्वायर re sin थीटा, दोबारा देख, ये आ रही है, ये आ रही cos थीटा, सो ये रेडियस इज re sin थीटा, बात समझ गई? सो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगी? m ओमेगा स्क्वायर re sin थीटा। यहां तक कोई तकलीफ? अरे पक्का? तो अगर आप इस पर्सन को क्लियरली ऑब्जर्व करो, सो देख, अगर इसके g पे बात करें तो इस पे g लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ओमेगा स्क्वायर re sin थीटा लग रहा है इस डायरेक्शन में, g इफेक्टिव कुछ ऐसे आएगा, दो वेक्टर का रिजल्ट है, यस और नो। पहले सिर्फ ये वेक्टर था तो हम ये निकाल देते थे, बट अब हमारे पास दो वेक्टर है, मास डिवाइड कर दिया, मैं सिर्फ एक्सेलरेशन पे बात कर रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है g, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर re sin थीटा, तो नेट g इफेक्टिव आएगा इस डायरेक्शन में, बोलो यस और नो। और दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना हमें आता है, a और b अगर दो वेक्टर है तो उनका रिजल्टेंट होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। अरे यस और लगाएंगे, देखो ध्यान से कैलकुलेशन देखना, पहले इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? देख मेरी बात सुन, ये थीटा तो ये थीटा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 + थीटा। बोलो कोई तकलीफ? ये समझ में आया? तो देख g इफेक्टिव मैंने लिखा √g²
प्लस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। चेक करो, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट। अरे ठीक है, इस इक्वेशन से घबराओ मत, आपको याद करने को नहीं बोल रहा हूं मैं, बस ये कह रहा हूं कि दो वेक्टर्स हो तो उनका रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख क्या होगा यहां पे, ध्यान से देखना। cos 90 प्लस थीटा इज कोई तकलीफ? पक्का? cos 90 प्लस थीटा इज माइनस sin थीटा। ये सिचुएशन आ गई। अच्छा, ओमेगा की बात करी थी हमने अभी कुछ देर पहले। ओमेगा है 2 पाई बाय 24 इंटू 60 इंटू 60। ये वैल्यू बहुत बड़ी है या बहुत छोटी? सोच, फील करो। बहुत बड़ी होती तो अभी तक मैं उड़ चुका होगा। अरे सही बात है ना। दिस वैल्यू इज वेरी 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 स्मॉल। अगर ये इतना छोटा है, फील कर, फील, अगर ये इतना छोटा है तो सोच ओमेगा स्क्वायर कितना छोटा होगा, और उसका भी स्क्वायर। कोई शाबाश, मैं फील करने की बात कर रहा हूं। तो सोच ये कितना छोटा है, तो उसका स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। क्या मैं इस वैल्यू को निगलेक्ट कर सकता हूं? इसके रिस्पेक्ट में इस वैल्यू को निगलेक्ट कर, मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि इसके सामने इसकी कोई औकात नहीं है, जस्ट बिकॉज ये वैल्यू बहुत छोटी है। अरे ठीक है, कोई तकलीफ? पक्की बात? बस काम खत्म। अंदर से जी बाहर ले आओ। जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। बोलो यस और नो। कैलकुलेशन देखते चलना, बोलो कोई तकलीफ? ठीक है, बस ये वो फॉर्मूला है, सिंपलाइज्ड फॉर्मूला आपके ये। इसमें कोई डाउट? पक्का? क्या ये एक मिनट मेरी बात सुनो, क्या ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है या रियल फॉर्मूला? हमने निगलेक्शन किया है, ये रियल फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। ठीक है, जब इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं, इसको बुक्स में थोड़ा और ज्यादा अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। तो इन्होंने किताबों में क्या कर रखा है मैं आपको बताता हूं। इसमें ये लोग लगाते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, ओमेगा स्क्वायर है, 1 के रिस्पेक्ट में दिस इज, तो इसमें लगाते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब देख, इसकी पावर है हाफ, जब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे तो वो हाफ अंदर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 गायब हो जाएगा। अरे कोई बात समझे? और फिर g इधर मल्टीप्लाई होकर g बनेगा और ये g गायब हो जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली g इफेक्टिव की वैल्यू आएगी g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा, बट दिस इज आफ्टर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। कुछ बात समझे? अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है ये, इसमें रियल वैल्यू पे सवाल नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्कूल वगैरह में अगर कभी आ गया तो प्रूफ वगैरह पूछ लेते हैं कि भाई बता दो, तो हमने बता दिया, बाकी काम की चीज तो ये। फेयर इनफ? सो रियलिटी में पृथ्वी के घूमने से भी जी पे फर्क पड़ेगा। ठीक है? वेलकम टू दैट।
डायग्राम की जगह छोड़िए। देखो कितना वास्ट डिफरेंस आता है। जो चीज आप 9.8 पढ़ते पढ़ते निकालते हो, सडनली उसमें 4 फॉर्मूले आ जाते हैं। ये जंप है 10 से 11th। 12th तो मतलब मजेदार है। मैं आपको तुमने पता नहीं ये चीज फील करी है नहीं करी है, बट 9th के रिस्पेक्ट में 10th सिंपल है विद एज कंपेयर टू 9th 10th इज सिंपल। वैसे ही एज कंपेयर टू 11th तो 12th आसान लगेगा। 12th थोड़ा सा सिंपल है, 3 ही चैप्टर ले देके। हाँ फिजिक्स में 3 चैप्टर है। तो 12th का पोर्शन जल्दी होगा। हाँ 12th वी स्टार्ट समवेयर इन अप्रैल एंड इस साल सबसे पहले फिजिक्स खत्म हुआ है। मैंने खत्म कर दिया था सितंबर एंड में। केमिस्ट्री का कल लास्ट लेक्चर है, मैथ्स का भी कल लास्ट लेक्चर है। ऐसी कम से कम 100 टेस्ट बनाने हैं जेई से पहले। ये चीजें भूलो मत। अगर आप भूल रहे हो तो आप समझ जाओ आप कंपटीशन में पीछे होते जा रहे हो। बेसिकली पहले चैप्टर्स आपको अब याद होने चाहिए। रिवीजन का मेन रोल है। चैटिंग कर रही हो? रीड क्या सर, उनका क्या मैसेज आया है? जी मिस्टर रगम जी, अच्छी वर्मा हो गई पूरी? नहीं सर, एक चैप्टर पीछे हो गया। सेंटर ऑफ मास आ गया सर, रोटेशन के 34 हो गए। यार कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ग्रेविटेशन, और थर्सडे को डिस्कशन करेंगे सेंटर ऑफ मास रोटेशन। सैटरडे के टेस्ट में ग्रेविटेशन नहीं आएगा। ये सब प्रूफ थोड़े से एडवांस लेवल पे आप जाओ तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर मुझे बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया क्वेश्चन बनाना है तो मैं क्या बोलूँगा, मैं अर्थ की जगह मार्स की बात करने लग जाऊँगा। तो जब मैं मार्स की बात करूँगा उस टाइम पे सब फॉर्मूले याद रखने से कोई काम नहीं चलेगा। फिर आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे किया है। हो गया नीति? क्या हुआ? क्या? तूने कुछ बोला? इसने बोला? तू हंस क्यों रही है? अरे तो क्या? इसने कुछ बोला? नहीं। एक चीज होती है एस्केप वेलोसिटी, सुनिए कभी?
इस पे मैंने स्टार मार्क इसलिए लगाया क्योंकि इसका प्रूफ अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ये मैं सिर्फ अर्थ के लिए प्रूफ करूंगा, बट एग्जाम में किसी भी प्लेनेट के लिए आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए निकाला कैसे। आप ऐसा समझो ये एक सवाल है मेरे लिए। बात समझ में आई? एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, किसने बोला था? हाँ क्या होती है? बॉडी की वेलोसिटी एस्केप करने से और की ग्रेविटेशन पुल से। हाँ, ये एक ऐसी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से अगर मैं 100 को फेंक दूं तो ये इस दुनिया में लौट के, एक ऐसी वेलोसिटी है जिससे अगर मैं इस लड़के को बाहर फेंक दूं यहां से, तो ये लौट के इस दुनिया में, तो इसका मतलब समझ लो, एस्केप वेलोसिटी, इट विल एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल इन सिंपल टर्म। ठीक है, बेसिकली रॉकेट वगैरह को वेलोसिटी दी जाती है, बाहर निकल जाओ, वापस नहीं आओ, ये ऐसी वेलोसिटी है। कुछ बात समझ आई? प्रूफ महा सिंपल हमारे लिए। तो आप ऐसा समझो ये सवाल हो गया। मान लो मैं आपसे बोलूं कैलकुलेट द वेलोसिटी गिवन सो दैट द बॉडी डज नॉट कम, पार ही हो जाए। तो देख मैं अर्थ के लिए कर रहा हूं, अर्थ की वैल्यू पता है किसी को कितनी आती है? सपोज ये अपनी अर्थ है, मास ऑफ अर्थ एम, रेडियस ऑफ अर्थ आर। ठीक है, यहां से बॉल को मैंने एक वेलोसिटी दी v, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, और ये वो वेलोसिटी होनी चाहिए कि ये इंफिनिटी पे पहुंच जाए। इंफिनिटी मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में इतना दूर पहुंच जाए कि वापस ना आए। बात समझ आई? अरे पक्का कुछ मत करो, एनर्जी कंजर्व कर दो। क्या बॉल को यहां से लेके इंफिनिटी तक जाने में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है? एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। कोई बात समझ आई? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी Gm1 m2 by r, but r becomes infinite, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। और इंफिनिटी में जाके बॉल रुक गई, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m v स्क्वायर। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉल अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। बस खत्म। m ने m को मारा, जी m अपॉन आर ई। m छोटे m को काट देगा। हाँ, जी एम अपॉन आर ई, ये देख v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई। अब यहां से v की वैल्यू निकालनी है। किसी भी प्लैनेट के लिए पूछा जाए क्वेश्चन ऐसे करना, और जो अर्थ के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए, मैं निकाल के दिखा देता हूं। यहां आप क्या करो, ऊपर नीचे आर ई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो ये जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको पता है 9.8। अरे ऐसा और सो v स्क्वायर is equals to 2g re, v is equals to under root of, इसको सॉल्व कर लो रख के, ये अप्रोक्सीमेटली आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सोचिए कितनी बड़ी वेलोसिटी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से आप किसी को फेंक दो, पार हो जाएगा। Got it? Done. Escape velocity। वो सिर्फ अर्थ के लिए। हाँ, अर्थ के लिए ये सिर्फ ये वैल्यूज अर्थ के लिए रखी तो ये आ गई। अगर कोई और प्लेनेट के आएगा तो हमको उसका डेटा जो भी दिया होगा वो रखना पड़ेगा।
ये एक पी वाई क्यू है, जेई में आ चुका है। उन्होंने पूछा था कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी, अगर बॉल को 37 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है तो। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने। ये बता दो। बोलो सर जी। 11.2 किलोमीटर। अनीता, बसंती, किसी ना किसी के साथ ना हाथ खड़ा करना है, मैंने घुसा मार देना है। अनीता, बसंती, चंपा, डाले। एनर्जी कंजर्वेशन में -g m1 m2 बाय r प्लस हाफ mv² इज इक्वल्स टू 0। यही किया था हमने। इस एनर्जी कंजर्वेशन में ये नेट काइनेटिक एनर्जी में टोटल वेलोसिटी रखते हैं, वेलोसिटी का कंपोनेंट रखते हैं। अगर मुझे किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मैं उसकी टोटल वेलोसिटी रखूंगा या वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट रखूंगा? क्या फर्क पड़ रहा है? अरे यार, अरे आपको इनिशियल अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बॉडी की तो आप उसकी टोटल वेलोसिटी रखोगे या v cos 37 sin 37 रखोगे? टोटल ना। क्या फर्क पड़ रहा है? गॉट इट?